जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने। जी हाँ, आज बात करूँगी एक डिज़ीज़ के हवाले से जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है इसको, और MS के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। हम ऑटो इम्यून का अक्सर ज़िक्र सुना करते हैं। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आपको ये बताती चलूँ कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम जब मिस्टेकनली हमारे हेल्दी सेल्स पर अटैक करता है तो इसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, उनमें से एक ये MS भी है। MS या मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये डिज़ीज़ जो है, डिज़ीज़ हैज़ इम्पैक्ट ऑन ब्रेन। एक्चुअली ये ब्रेन की डिज़ीज़ है। इसमें ब्रेन भी मुतासिर होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व पर ये हमला करती है। इन शॉर्ट अगर इसको डिफ़ाइन करूँ तो इट इज़ अ डैमेज टू नर्व फाइबर्स, यानी जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनका डैमेज है ये, स्पेशली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर्स को डैमेज हो जाने में मल्टीपल स्क्लेरोसिस काम करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये प्रॉब्लम किसी के डेवलप कर जाती है तो विजन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मसल वीक होने लगते हैं और लॉस ऑफ बैलेंस का शिकार होने लगता है पेशेंट। न सिर्फ ये बल्कि नमनेस भी रहा करती है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यहाँ हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कैसे रोका जा सकता है या इसके सिलसिले में क्या किया जाता है। तो याद रखिए कि ड्रग थेरेपीज़ के ज़रिए नर्व डैमेज को रोका जाता है। ये एलोपैथिक में भी है और होम्यो में भी है, लेकिन ये किसकी पर्टिकुलर जो क्योर है वो होम्योपैथिक में मौजूद है और उसके हवाले से हम बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हवाले से कि इसका जो पेशेंट होता है, इम्यून सिस्टम इसका डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ काम करने लगता है। और ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है इम्यून सिस्टम से चीज़, वो माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट एक्चुअली नर्व की प्रोटेक्टिव शीट होती है जो हमारी नर्व्स की प्रोटेक्शन करती है। यही माइलिन शीट जो है, इसके डैमेज होने से नर्व सिग्नल्स ना तो ब्रेन को जाते हैं ना बॉडी के दूसरे पार्ट्स को जाते हैं और पेशेंट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आइज़ उसकी अफेक्ट्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। तो इसकी 4 टाइप्स हैं। शॉर्ट आपको इसके हवाले से बताऊंगी। डिटेल में जाते हुए ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सबसे पहली जो टाइप है वो CIS है, जिसे क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम कहा जाता है। ये फर्स्ट एपिसोड होती है, यहाँ पर स्टार्टिंग होती है इस प्रॉब्लम की। सेकेंडली रिलैप्सिंग रिमिटिंग MS होता है, इसे RRMS कहा जाता है और इसमें फ्लेयर अप्स आते हैं, यानी बार बार कंडीशन जो है वो डेवलप करती है और सिम्टम्स जो हैं वो वर्स होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह थर्ड जो टाइप है वो प्राइमरी प्रोग्रेसिव है MS, यानी PPMS कहा जाता है इसको, और यहाँ पर रिलैप्सिंग सिम्टम्स आने लगती हैं, यानी रिकरेंसी हो जाती है, बार बार सिम्टम्स आती हैं, बार बार प्रॉब्लम डेवलप करता है। फोर्थली इसकी 4 टाइप के हवाले से बात की जाए तो ये सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS कहलाती है, इसे SPMS कहा जाता है और इसमें भी जो है कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं और जो बीमारी है वो बिल्कुल कह लीजिए कि खुल के सामने आ जाती है। MS के हवाले से अगर बात की जाए ये 20 से 40 इयर्स की एज में यूजुअली होता है, यानी 20 से 40 साल के दौरान ज़्यादातर इसके होने के चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉज के हवाले से, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉज होती है। तो कॉज के हवाले से आपको बताती चलूँ कि एक तो ये कि एक्सपोजर होता है सर्टन वायरस या बैक्टीरिया के ज़रिए, और इस वायरस को कहा जाता है एप्स्टीन बार वायरस। यूजुअली ये वायरस होता है जो अटैक करता है, जिसके ज़रिए ऐसा होता है। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि आपके आसपास के हालात
फिर ये डिपेंड अपॉन इम्यून सिस्टम है कि इम्यून सिस्टम किस हद तक मुतासिर है किसी पेशेंट का। इसके अलावा जीन म्यूटेशंस हैं, यानी कि ये विरासतन चली आती हैं ये वाली प्रॉब्लम्स, और जीन्स लेवल पर जो है वो मौजूद होती हैं। फिर बात करते हैं हम सिम्टम्स के हवाले से, तो कि आपके पास पेशेंट आएगा तो वो कौन सी सिम्टम लेके आएगा। देखिए, इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है यूजुअली, और विजन प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आता है, यानी उसे देखने में प्रॉब्लम्स होती हैं। जी हाँ, विजन प्रॉब्लम्स की जहाँ बात की जाए, लाइक ब्लरिंग होती है, ब्लरीनेस यानी कि धुंधलापन होने लगता है, आँखों के आगे जाला सा आने लगता है, और यूजुअली इसमें एक आई जो है, एक आँख मुतासिर होती है और उसमें पेन भी समटाइम होती है। पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशंस हो सकती हैं, ट्रेमर्स आ सकते हैं यानी झटके लगने का एहसास, और उसकी चाल में तब्दीली आ जाती है, ये चेंजेस इन गेट जिसे कहा जाता है, लड़खड़ा के चलता है, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है, थकावट का एहसास रहता है, और कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जैसे कि लॉस ऑफ बैलेंस में मैंने बताया, बिकॉज़ ये कि ब्रेन का दूसरे पार्ट्स के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है और उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। फिर मस्कुलर स्पैज़्म होती है, मसल वीकनेस हो सकती है, टिंगलिंग होती है, सरसराहट जिसे कहा जाता है, नमनेस होती है, स्पेशली इन लेग्स और एंड आर्म्स, यानी लिम्स में पूरे ऐसा होता है कि बाजुओं में और टांगों में सुन्न होने की कैफियत होती है। इसके अलावा समटाइम ऐसा भी होता है कि स्लर्ड स्पीच होती है, यानी बोलते हुए वो भी लड़खड़ा जाती है ज़ुबान पेशेंट की, ऐसा भी होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से कि पेशेंट को साथ ही साथ और क्या हो सकता है। तो उसमें उसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी वॉकिंग, उसके लिए चेयर लेनी पड़ती है, सम टाइम वॉकर यूज़ करना पड़ सकता है, और ये कि वॉकिंग स्टिक यूज़ करनी पड़ सकती है। लॉस ऑफ बाउल और ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है, सम टाइम मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे डायग्नोसिस के हवाले से, तो इसमें कोई पर्टिकुलर टेस्ट तो नहीं होता, बट कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं इस सिलसिले में, जैसे ब्लड टेस्ट है, एमआरआई टेस्ट है, और स्पाइनल टैप टेस्ट होता है जो लंबर पंक्चर करके किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कंडीशन को मैनेज कैसे किया जा सकता है, ट्रीट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए डीएमटीज़ होती हैं, यानी डिज़ीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़ होती हैं, यानी कि इसके लिए जैसे मैंने बताया था कि ड्रग थेरेपी होती है। इसके अलावा रिलैप्स मैनेजमेंट मेडिकेशंस होती हैं जो कि बार बार होने वाली सिचुएशन को कम करती हैं। फिर फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन होती है, यानी पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है और कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई जाती हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होती है, यानी ज़हनी तौर पे उसकी सोच को बदलने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से, तो हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करती है, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट कालीफॉस है। फिर ये हमारी ऑक्ज़ैलिक एसिड मेडिसिन है जो लिम्स में स्पेशली टिंगलिंग और नमनेस होती हो और कोल्डनेस रहे, ठंडे होते हों बाजू और टांगे और कमज़ोरी होती हो, तो ऑक्ज़ैलिक एसिड हम यूज़ करते हैं। फिर पिक्रिक एसिड हमारी मेडिसिन है जो कि पिन या नीडल लाइक सेंसेशंस होती हैं जो लिम्स में होती है, पेशेंट को हैवीनेस फील होती है, टायर्डनेस होती है, और मार्क प्रोस्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है, वीकनेस होती है, ज़रा से काम से एक्सर्शन से उसको बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। इस टाइप की कंडीशंस को ये कवर करती है। कॉनियम हमारी मेडिसिन है जो वीक लिम्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, थकावट का एहसास और स्टिफनेस उसमें रहती है, और सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ये चीज़ मिलेगी आपको इसमें। फिर अजेंडम नाइट्रिकम है जिसमें वीकनेस है, रिजिडिटी है, और स्पेशली काफ मसल्स में आपको मिलेगी, और हैवीनेस फील करता है पेशेंट अपनी लेग्स में। और याद रखिए कि यहाँ वो ये भी फील करता है कि जैसे उसकी टांगें जो हैं वो वुड की बनी हुई हैं, लकड़ी की, चलने में लड़खड़ाहट महसूस करता है पेशेंट, क्रैम्प्स महसूस करता है, और कपकपी भी महसूस करता है, यानी कि लर्ज़े की कैफियत को महसूस करता है। तो ये कुछ हमारी मेडिसिन है जिनका मैंने ज़िक्र किया। इसके अलावा हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारे मदर टिंक्चर्स हैं जिन्हें हम वीकनेस लूज़ करने और इस तरह की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। उनमें एसिडफॉस है, एस्वागेंडा है, और एवनास्टावे जिसे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू मियाज हम देते हैं और पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।